हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता और आज हम लोग इस लेक्चर में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हमारे चैनल पे, दैट इज़ द इंटरप्रिटेशन लॉ और वी कैन से द लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, राइट। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम जानेंगे कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है एंड इसकी सर्टेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वील डिस्कस एंड देर आफ्टर वील सी कि ये इंटरप्रेट करने का, किसी भी स्टैट्यूट को, किसी भी वर्ड्स को इंटरप्रेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, और वी कैन से इन पर्टिकुलर कि इस लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एंड लेटर ऑन वील सी द नेसेसिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, राइट। ये आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, प्लस इफ़ दिस सब्जेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस इन योर लॉ कॉलेज, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आता है कि इंटरप्रिटेशन क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है और उसकी नेसेसिटी क्या है। सो आई होप दिस विल फुलफिल द पर्पस ऑफ योर आंसर राइटिंग, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द मीनिंग। सी, interpretation is a process which is adopted for ascertaining the meaning of writings or intent of the framers of the document। तो उन्होंने बोला कि इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है। तो पहले हमें जानना इंटरप्रिटेशन क्या है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अलग अलग वर्ड्स में, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के, अलग अलग राइटिंग्स के जो मीनिंग है उनको असर्टेन करते हैं, उनको डिराइव करते हैं। सो इट्स अ प्रोसेस विच इज़ अडॉप्टेड फॉर व्हाट, फॉर असर्टेनिंग, फॉर डिराइविंग, फॉर नोइंग द मीनिंग ऑफ द राइटिंग्स, ठीक है, द मीनिंग ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट, स्टैट्यूट, राइट, या फिर कुछ भी हो सकता है, एक एस्से का, एक प्रेसी राइटिंग का, किसी भी चीज़ का, कोई भी राइटिंग जो कि किसी ने लिखी है उसके मीनिंग को डिराइव करने का जो प्रोसेस है, इट इज़ दैट सिंपल एज इंटरप्रिटेशन। या फिर इसके अलावा सिर्फ मीनिंग ही इंटरप्रेट करना इज़ नॉट द ओनली ऑब्जेक्ट। इसके अलावा अगर हमें जिस पर्सन ने वो एक्चुअल डॉक्यूमेंट लिखा है या फ्रेम किया है, मतलब जो फ्रेमर है, हमें उसके इंटेंट को डिराइव करना है, मतलब उसने किस भावना से, किस इंटेंशन के साथ उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया, फ्रेम किया। सो इन ऑर्डर टू नो द एग्जैक्ट इंटेंट ऑफ दैट फ्रेमर, वी ऑल्सो अप्लाई द प्रोसेस ऑफ interpretation, or the process that we apply to knowing that intent is known as interpretation, right। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा मीनिंग था। इसको टुकड़ों में डिवाइड करो एज वी ऑलवेज डू, लर्निंग अ पर्टिकुलर मीनिंग और डेफिनेशन। पहली चीज, इट्स अ प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ व्हाट? ऑफ असर्टेनिंग, राइट। असर्टेनिंग व्हाट? द मीनिंग। मीनिंग किसका? किसी राइटिंग का। या फिर क्या जानने के लिए? ऑफ नोइंग द इंटेंट ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। याद हो गया इंटरप्रिटेशन का मतलब? बहुत सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय सामन। तो सामन के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन क्या है? इट मीन्स द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट्स सीक टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर थ्रू द मीडियम ऑफ अथॉरिटेटिव फॉर्म्स इन विच इट इज एक्सप्रेस। तो सामन की डेफिनेशन भी बहुत सेम ही बात कह रही है कि इंटरप्रिटेशन वो प्रोसेस है जो कि कोर्ट्स यूज करते हैं लेजिस्लेचर का, जो भी लॉज बनाए जाते हैं उनके मीनिंग को असर्टेन करने के लिए, उनके मीनिंग को डिराइव करने के लिए जो प्रोसेस यूज करता है कोर्ट, दैट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन। और उनके मीनिंग को डिराइव करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? उन फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें वो लेजिस्लेचर, जिसमें वो राइटिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस्ड हैं, राइट। सो थ्रू द मीडियम ऑफ अथॉरिटेटिव फॉर्म्स इन विच इट इज एक्सप्रेस्ड। ये हो गई हमारी पहली डेफिनेशन गिवन बाय सामन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज थ्रू कूले। सो अकॉर्डिंग टू हिम इंटरप्रिटेशन, इस कूले ने अपनी डेफिनेशन में डायरेक्टली इंटरप्रिटेशन का मतलब नहीं बताया, रादर उन्होंने दो टर्म्स का डिफ्रेंसिएशन बताया है। दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं गाइज इंटरप्रिटेशन लॉ में, एक होता है इंटरप्रिटेशन और एक होता है कंस्ट्रक्शन। तो कई दफ़ा और कई सारे थियोरिस्ट ने, जूरिस्ट ने इन दोनों में कंपैरिजन किया, कुछ ने सिमिलैरिटीज़ बताई। तो कूले ने भी अपने डेफिनेशन में इन दोनों टर्म्स के डिफरेंस को बताया है, दैट इंटरप्रिटेशन डिफर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। उन्होंने कहा है कि ये जो दो टर्म्स हैं ये आपस में अलग हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज फॉर्मर यानी इंटरप्रिटेशन का मतलब पहले बताया है दैट इट इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड्स, राइट,
of enabling others to derive the same idea which the author intended to convey. देखो वर्ड्स का अंतर है, अदरवाइज जो बात सामन ने कही एज इट इज़ वही बात कूले ने कही है कि इंटरप्रिटेशन क्या है, ये एक आर्ट है क्या डिराइव करने की, क्या फाइंड आउट करने की। जो भी वर्ड्स डॉक्यूमेंट में, राइटिंग्स में या लेजिस्लेचर में मेंशन है उनके ट्रू मीनिंग को डिराइव करना, जिस सेंस में वो लिखा गया था ऑथर द्वारा या फ्रेम किया गया था उस ही ढंग में उसके एग्जैक्ट मीनिंग को डिराइव करना, फाइंड आउट करना एंड लोगों को बताना, whosoever is reading और whosoever is going to analyze those documents, उनको enable करना to derive the same idea जो कि ऑथर के दिमाग में था while conveying the same writing, right? और while अब दूसरी तरफ कूले ने कंस्ट्रक्शन का मतलब बताया है, while later मतलब कंस्ट्रक्शन इज द ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन। उन्होंने सिंपल कहा कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्शन मतलब कि किसी भी राइटिंग का, किसी भी डॉक्यूमेंट का सार निकालना, कंक्लूजन निकालना। द ड्राइंग ऑफ आर्ट, द आर्ट ऑफ ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन इज कंस्ट्रक्शन। द कंक्लूजन्स विच आर नॉट इन द स्पिरिट दो नॉट इन द लेटर ऑफ द लॉ, कि ज़रूरी नहीं है जो सामने दिख रहा है, जो डायरेक्ट मीनिंग है लेटर्स का उनसे ही डिराइव हो, रादर जो एक हिडन प्रिंसिपल है विच वी डिराइव बाय इंटरप्रेटिंग द वर्ड्स। तो जो उसके स्पिरिट से हम कंक्लूजन डिराइव करते हैं, उस कंक्लूजन डिराइव करने के प्रोसेस को वी से कंस्ट्रक्शन, राइट? आई होप आप लोगों को इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस इस डेफिनेशन के थ्रू क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो डेफिनेशन बाय कूले, राइट? तो ये हमारी दो डेफिनेशंस हो गई। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। So the first is to understand the meaning of unambiguous and contradictory words. जो unambiguous, it should be ambiguous, right? Ambiguous मतलब कि unclear words, जो कि क्लियर नहीं है, ठीक है, जिसका साफ शब्द में मतलब आप नहीं डिराइव कर पा रहे हो, तो ऐसे शब्दों का। और जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं, मतलब कि जो कि एक एस्पेक्ट में बात नहीं कह रहे हैं, जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, उस तरह के शब्दों का मतलब डिराइव करना, समझना, ये एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है ऑफ द आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट, टू नो द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ये तो हमने डेफिनेशन से अब तक जान लिया है कि वर्ड्स का ट्रू मीनिंग निकालने के साथ साथ इंटरप्रिटेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि लेजिस्लेचर का एक्चुअल इंटेंशन क्या है, या जिस ढंग से फ्रेमर ने जो भी अपनी बातें कही उसकी क्या इंटेंशन थी वाइल कन्वेइंग द सेम। टू नो दैट इंटेंशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रिटेशन, राइट? नेक्स्ट इज टू मेक द इफेक्टिव द ओल्ड स्टैट्यूट्स इन द मॉडर्न टाइम, राइट? जो पुराने स्टैट्यूट्स हैं उन्हें आज के मॉडर्न टाइम में इफेक्टिवली यूज़ कराना, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराना, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रिटेशन। Next, to develop some technology to understand the statutes and words which are used in the statutes. तो कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप कराना, उसमें अपना योगदान देना, टू मेक पॉसिबल कि कैसे स्टैट्यूट्स को ईजी वे में अंडरस्टैंड किया जा सके, उसमें जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, अनक्लियर वर्ड्स हैं, उनको ईजिली accessible हो the true meaning of that particular statute of words, right? Next, to understand the spirit of statutes from the language. Also इसका एक important objective है कि जो उस राइटिंग की जो लैंग्वेज है उससे हम जो मतलब क्यों लिखा गया था, क्या प्रिंसिपल था बिहाइंड राइटिंग द सेम, उस स्पिरिट को, उस प्रिंसिपल को डिराइव करना, समझना इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो क्या क्या है? वर्ड्स का मतलब निकालना जो कि अनक्लियर वर्ड्स हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, लेजिस्लेचर का इंटेंशन डिराइव करना, पुराने स्टैट्यूट्स को आज के टाइम में, आज के सिचुएशन के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कराना, इफेक्ट कराना, प्लस कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डिराइव करना, डेवलप करना जिससे स्टैट्यूट्स इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, प्लस जो स्टैट्यूट्स की रियल स्पिरिट है उसको अंडरस्टैंड करना, राइट? सो दीज वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्रिटेशन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। हम इंटरप्रिटेशन क्यों करते हैं या इंटरप्रिटेशन प्रोसेस की ज़रूरत कब पड़ती है? See, if the words used
are certain and precise and admit only one meaning, or the language is plain, then there is no need to interpret those words. My friend, बहुत clearly ये समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी राइटिंग में जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल सर्टेन मीनिंग दे रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल प्रिसाइज है, घुमा फिरा के है ही नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे है, उनमें से सिर्फ एक ही मीनिंग डिराइव हो रहा है, उनकी लैंग्वेज एब्सोल्युटली प्लेन है, तो ऐसी सिचुएशन में देयर इज़ नो नीड टू इंटरप्रेट दोज वर्ड्स। तो ऐसे शब्दों को इंटरप्रेट करने की, ऐसे राइटिंग को इंटरप्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें ज़रूरत होती कब है? द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कैन बी इन्वोक्ड ओनली if there is any doubt with regard to the language used or when the statute is ambiguous। तो हमें ज़रूरत तब होती है या हम इंटरप्रिटेशन के रूल्स को तब अप्लाई करते हैं जब हमें कोई डाउट जब कोई डाउट क्रिएट होता है वाइल रीडिंग और वाइल अंडरस्टैंडिंग द डॉक्यूमेंट और द राइटिंग और द वर्ड्स यूज इन द डॉक्यूमेंट वो अनक्लियर हैं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई है वो डाउटफुल है। तो ऐसी सिचुएशन में वी यूज़ द इंटरप्रिटेशन लॉ। Clear? But when the words of statute are clear and plain and have only one meaning, then the courts are bound to give effect to that meaning irrespective of the consequences। तो वही चीज़, अगर आपका जो मीनिंग है वो क्लियर है, बिल्कुल स्टैट्यूट में जो वर्ड्स है उससे बिल्कुल प्लेन वर्ड्स हैं, उससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो रहा है, कोई डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही मीनिंग डिराइव हो रहा है, तो कोर्ट्स बाउंड है कि उसी मीनिंग से जो क्लियर मीनिंग डिराइव हो रहा है उसी मीनिंग को इफेक्ट दे irrespective of any consequences। Now we'll see two cases which are important। पहला है Pandian Chemicals Limited versus CIT। So in this, Supreme Court held that the rules of interpretation would come into play only if there is any doubt with regard to the express language used। तो इस केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि इंटरप्रिटेशन लॉ के रूल्स सिर्फ तभी इफेक्ट में आएंगे, तभी एप्लीकेबल होंगे जब कोई डाउट क्रिएट हो, जब कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है विद रिगार्ड टू द लैंग्वेज विच हैज़ बीन यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट, राइट। And similar view which has been provided in the case of Prakash Kumar alias Prakash Bhutto versus State of Gujarat। So in this it was held that jurisdiction of the court to interpret a statute can be invoked only in case of ambiguity। तो ये इंटरप्रिटेशन करना किसी स्टैट्यूट का, द कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है टू इंटरप्रेट अ स्टैट्यूट और अ डॉक्यूमेंट, वो तभी यूज़ होगा, तभी इन्वोक्ड होगा जब मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं है, द वर्ड्स आर अनक्लियर एंड एम्बिगुअस। एक क्लियर मीनिंग या क्लियर कंस्ट्रक्शन डिराइव नहीं हो पा रहा है, एंड ओनली वी विल यूज द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो हियर वी सम अप दिस लेक्चर। आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। हमने क्या क्या जाना, मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशंस क्या इंटरप्रिटेशन के, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, the necessity and the two important case laws। I hope this will be helpful। I'll be back very soon with the further lectures of interpretation law। इसके अलावा कौन कौन से subjects हैं जिनके lectures यहाँ नहीं available हैं and you want me to make the videos upon them, और आप लोगों के exams कब कब से हैं, do let me know in the comment section। For any doubt do let me know in the comment section as well। और इस वीडियो के या किसी और भी लेक्चर वीडियो के नोट्स के लिए आप हमारे ईमेल आईडी या हमारे इंस्टाग्राम पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देयर डिटेल्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ लाइक एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।